हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। मैं आज आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में बहुविकल्पी प्रश्नों को बता रही थी, जिसमें से मैंने आपको 26 क्वेश्चन बताए हुए थे। आज मैं आपको 27 से स्टार्ट करती हूँ और आज आपको सारे बहुविकल्पी प्रश्न करवा दूँगी। ये मैं आपको पवन सीरीज़ के बहुविकल्पी प्रश्न करवा रही हूँ। तो मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 27 क्वेश्चन। प्रश्न है आपका, शिशु का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। इसमें ये पूछा गया है कि शिशु का शारीरिक विकास जो है वो तीव्र गति से यानी बहुत तेज गति से कब होता है? प्रथम वर्ष में, दूसरे वर्ष में, चौथे वर्ष में या प्रथम 3 वर्षों में। तो शिशु का शारीरिक विकास जो होता है वो तीव्र गति से कब होता है? तो क्या होता है? प्रथम 3 वर्षों में। ठीक है, आपका उत्तर नंबर दा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आवाज में भारीपन आता है। किस अवस्था में आवाज में भारीपन आता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। तो आवाज में भारीपन किस अवस्था में आता है? आवाज में भारीपन आपका जो होता है वो किशोरावस्था में आता है। देखा होगा आपने जो शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बालक और बालिकाओं की आवाज़ सेम होती है, पतली होती है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है और लड़कियों की आवाज़ सुरीली हो जाती है। तो क्या होता है? आवाज़ में भारीपन कब आता है? किशोरावस्था में आता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास अपनी उत्तम सीमा पर पहुंचता है। कब मानसिक विकास अपनी उत्तम सीमा पर पहुंचता है? 5 से 10 वर्ष की आयु में, 10 से 15 वर्ष की आयु में या 15 से 20 वर्ष की आयु में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कब बढ़ता है? 15 से 20 वर्ष की आयु में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जब आपकी किशोरावस्था की आयु होती है तब आपका मानसिक विकास जो है वो उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। अगला प्रश्न है आपका, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। ये कथन किसका है? सुकरात का, अरस्तु का, स्किनर का, थॉर्नडाइक का या किसका कथन है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है? ये अरस्तु ने कहा है। अरस्तु जी ने कहा है कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल है। यह कथन किसने कहा है? स्किनर ने, अरस्तु ने, वुडवर्थ ने या थॉर्नडाइक ने। तो खेल का मैदान बालक का निर्माण स्थल है, यह किसने कहा है? ये कहा है आप स्किनर ने। किसने कहा है? स्किनर ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, या कथन किस दिया गया है? किसके द्वारा? ये यूपी टेट में भी बहुत पूछा जाता है, आपके डीएलएड में, सीटेट में, सुपर टेट में, सब में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है, यह कथन किसने दिया है? रॉस ने, यंग ने, वुडवर्थ ने या स्किनर ने। किसने दिया है? वुडवर्थ ने। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, 33 संवेगों की संख्या है। 33 प्रश्न है आपका, संवेगों की संख्या है 10, 8, 12 या 14। आपको पता है कि संवेग कितने होते हैं? हमारे संवेग जो होते हैं उनकी संख्या जो होती है वो 14 होती है। और संवेगों को किसने दिया है? संवेगों को मैकडूगल जी ने दिया है। मैकडूगल साहब ने संवेगों को बताया। इन्होंने 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियां भी बताई हैं। क्या बताई हैं? 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियां भी बताई हैं। ठीक है, 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियां भी बताई हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चरित्र आदतों का पुंज है, यह कथन किसने कहा है? डम्बिल का, क्रो का, इस्माइल का या रॉस का। चरित्र आदतों का पुंज है, यह कथन किसने कहा है? जल्दी बताइए। चरित्र आदतों का पुंज है, यह कथन किसने कहा है? यह कथन इस्माइल का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बालक के आत्म केंद्रित व्यवहार का आरंभ उसकी निम्नलिखित अवस्था में होता है। यानी कि बालक आत्म केंद्रित व्यवहार यानी खुद से सीखना, ठीक है, आत्म केंद्रित कब होता है? आरंभ उसकी निम्नलिखित अवस्था में होता है। उसका आत्म केंद्रित व्यवहार का आरंभ यानी आत्म केंद्रित व्यवहार की शुरुआत उसके किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में।
तो क्या होता है? शैशवावस्था में। कब होता है? शैशवावस्था में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। देखिए आपका अभी पूछा गया था कि संवेगों की संख्या कितनी होती है, अब मूल प्रवृत्तियों की संख्या पूछी गई है। तो आपको पता है कि 14 संवेग होते हैं और 14 ही मूल प्रवृत्तियां भी होती हैं। तो आपका आंसर क्या है? द यानी 14। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है, यह कथन किसका है? पावलाव का, स्किनर का, मैकडूगल का या गैरेट का? संवेग सभी प्रकार के विकास की रीढ़ है, यह कथन किसने कहा है? यह कथन पावलाव का है। ठीक है, किसने कहा है? पावलाव ने कहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नैसर्गिक संवेग है ईर्ष्या, प्रेम, आश्चर्य या घृणा? नैसर्गिक संवेग क्या है? नैसर्गिक संवेग होता है आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्य। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास का सही अर्थ है संस्थाओं का विकास, लोगों का एक साथ रहना, समाज से अलग रहना या समाज के अनुकूल चरित्र निर्माण? तो सामाजिक विकास का सही अर्थ क्या है? सामाजिक विकास का सही अर्थ है समाज के अनुकूल चरित्र निर्माण। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? नंबर 1 बहिर्मुखी, सैद्धांतिक, भक्तिहीन या राजनैतिक? तो आपको पता है मनोवैज्ञानिक जो होता है वो बहिर्मुखी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, क्रिचमर ने कितनी तरह से व्यक्तित्व बताए हैं? 4, 3, 2 या 5? तो क्रिचमर ने कितने प्रकार से व्यक्तित्व बताए हैं? ये 4 प्रकार से व्यक्तित्व को बताया है। अगला प्रश्न है आपका, यंग ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए समाज रचना के आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर, शारीरिक रचना के आधार पर या उपरोक्त सभी? तो क्या आंसर है आपका? मनोवैज्ञानिक आधार पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है कैसा होता है? जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होते हैं उनका व्यक्तित्व कैसा होता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सभी? क्या होता है? अंतर्मुखी होता है। जो आत्म केंद्रित होते हैं वो अंतर्मुखी, उनका व्यक्तित्व जो होता है वो अंतर्मुखी होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सुसमायोजित व्यक्ति का लक्षण नहीं है। सुसमायोजित व्यक्ति का लक्षण नहीं है परिस्थिति से लाभ उठाने वाला, सुखी जीवन जीने वाला, समाज सेवी, लोगों को बाधा पहुंचाने वाला। लोगों को बाधा पहुंचाने वाला। तो कैसा नहीं है? लोगों को बाधा पहुंचाने वाला नहीं होता है। सुसमायोजित व्यक्ति जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो परिस्थिति से लाभ उठाने वाले होते हैं, सुखी जीवन जीने वाले होते हैं और समाज सेवक होते हैं, लेकिन लोगों में बाधा पहुंचाने वाले नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं कथन है ये किसका? बोरिंग व अन्य का, गेट्स व अन्य का, रैबर्न का या मैकडूगल का? तो 45 का आपका क्या है? कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं यह कथन किसका है? बोरिंग व अन्य का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जॉन डीवी के अनुसार तर्क के सोपान हैं 4, 2, 3 या 5? तो जॉन डीवी के अनुसार जो तर्क के सोपान हैं वो कितने हैं? 5 हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चिंतन के साधनों में एक है संकेत, रटना, गुणों का विश्लेषण या सामान्यीकरण? तो क्या होता है? चिंतन के साधनों में एक क्या होता है? चिंतन के साधनों में एक क्या होता है? संकेत होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तर्क के मुख्यतः प्रकार होते हैं। तर्क के कितने प्रकार होते हैं? तर्क के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है यह कथन किसका है? रॉस का, वुडवर्थ का, वैलेंटाइन का या मैकडूगल का? तो यह कथन किसका है? यह कथन रॉस का है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? ये कई बार प्रश्न आ चुका है, इसको आपको तो याद ही हो गया होगा कि इनके 4
संज्ञानात्मक विकास हैं, कौन कौन से वो भी आपको पता होंगे कि संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक अवस्था। अगला आपका प्रश्न है 51। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? तो आपको पता है टर्मन के अनुसार जो बुद्धि लब्धि जो होती है वो 140 प्लस होती है, यानी 140 से अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। उपयुक्त कथन है रायबर्न का, टर्मन का, वुड्रो का या बिने का? तो ये किसका है? वुड्रो का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 35 कि यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो आपको बुद्धि लब्धि का सूत्र पता है। बुद्धि लब्धि यानी IQ बराबर क्या होता है? ठीक है, जिसे हम IQ भी बोलते हैं। IQ बराबर क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। कि ये इसमें आ नहीं पाएगा, इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ। क्या होता है? IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो मानसिक आयु आपकी कितनी है? मानसिक आयु आपकी है 12 और वास्तविक आयु कितनी है? 10। ठीक है, वास्तविक आयु है आपकी 10। मानसिक आयु कितनी है आपकी? मानसिक आयु आपकी 12 है और वास्तविक आयु आपकी 10 है। और क्या कहा है? गुणे क्या होता है? IQ बराबर होता है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, तो 10 एकम 10, 10 दहम 100, ये कट गया। अब क्या होता है? अब हम क्या करेंगे? अब हम 12 को, एक सेकेंड, 12 को हम क्या करेंगे? अब IQ बराबर क्या होगा? IQ बराबर होगा 12 गुणे 10, यानी बराबर क्या हो जाएगा? 120। तो आपका आंसर क्या आ गया? 120 आ गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो मानसिक आयु आपकी 12 है और वास्तविक आयु आपकी, सॉरी, शारीरिक आयु आपकी 10 है। शारीरिक आयु या वास्तविक आयु भी कह सकते हैं, आपकी 10 है। तो अब क्या है? और गुणे 100, तो 10 से 100 को हम कट कर देंगे तो 10 दाम 100 हो जाएगा। अब 12 को 10 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 120। तो देखिए क्या आपके ऑप्शन में 120 है? हाँ, तो देखिए आपके ऑप्शन में 120 है, यानी आपका 120 आंसर आएगा। ठीक है, आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत थर्स्टन ने, गिलफोर्ड ने, थॉर्नडाइक ने या स्पीयरमैन ने दिया है? तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जो है वो गिलफोर्ड ने दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? गिलफोर्ड ने, पियाजे ने, बिने ने या थॉर्नडाइक ने? तो बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था? बिने ने। ठीक है, साइमन बिने ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? यह भी आपका DLED का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सिगमंड फ्रॉयड, वुंट, थॉर्नडाइक या पावलोव ने की थी। तो आपको पता है विलियम वुंट ने लिप्जिंग, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। कब, कहाँ की थी? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया था? अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में या फ्रांस में? तो आपको पता है स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास अमेरिका में किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका कट हो गया है, सॉरी। तो अब 79 प्रश्न पर आते हैं। देखिए ये 79 क्वेश्चन जो आपका है ये 2015 में आया हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए क्या है, अगला प्रश्न है आपका, किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कार्य, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना क्या कहलाता है? यानी जो आपने एक बार किसी विषय या किसी कार्य या किसी परिस्थिति में जो ज्ञान जो अर्जित किया था, वही ज्ञान जब आप किसी दूसरे विषय में या किसी दूसरे काम में उसी ज्ञान का आपका प्रयोग होना। ठीक है, जो आपने पहले ज्ञान ज्ञात किया है, अर्जित किया है, अब उसका दूसरे काम में प्रयोग होना, यानी वो वही ज्ञान जो आपका है वो दूसरे ज्ञान में आ जाना। जैसे आप क्या होता है, विद एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे कि आप गिनती सीखते हैं, ठीक है, क्या सीखते हैं?
गिनती सीखते हैं तो आप क्या करते हैं, जब आप गिनती सीखते हैं तो आप जब 12th में आ जाते हैं, आपने कक्षा 1 में जो गिनती सीखी है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो गिनतियाँ सीखी है, वही आपके कक्षा 12 में भी आपके काम आती हैं, क्योंकि बिना गिनतियों के आप कुछ नहीं कर सकते। बिना पहाड़े के सीखे आप सवाल नहीं लगा सकते। आप वो कैसा भी सवाल लगाएं, चाहे वो हाई लेवल का हो चाहे वो लो लेवल का हो, लेकिन आपके गिनती और पहाड़े बहुत ज़रूरी होते हैं, हर लेवल में आपके काम आते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो आपने पहले कक्षा 1 से 5 तक जो गिनती और पहाड़े सीखे हैं, वही आपके कक्षा 12 में भी प्रयोग हो रहे हैं, यानी आप उनका लाभ कक्षा 12 में भी उठा रहे हैं। आप कक्षा 12 के हर कक्षा में आप कहीं भी किसी भी जाएंगे, आप कुछ सामान खरीदने जाते तो भी आपके पहाड़े आपके काम आते हैं, गिनतियाँ काम आती हैं, ठीक है। स्कूल में भी काम आती हैं, बाहर भी काम आती। तो जो आपने पहले सीखा, यानी जो गिनती और पहाड़े जो कक्षा 1 से 5 तक जो सीखे थे, वो आपके हर क्लास में काम आ रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, अल्पकालिक स्मृति कहते हैं, या दीर्घकालीन स्मृति कहते हैं, या अनुसरण कहते हैं, या अधिगम स्थानांतरण कहते हैं, या अधिगम अंतरण भी कह सकते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, तो हम इसे कहते हैं अधिगम स्थानांतरण। क्या कहते हैं, अधिगम स्थानांतरण। आपको पता है जो भी किसी भी विषय या किसी काम को या किसी परिस्थिति को जो हमने पहले से सीखा हुआ है, जो पहले से ज्ञान अर्जित किया हुआ है, उसी का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग होना, यानी एक जगह सीखा गया ज्ञान दूसरी जगह उसका प्रयोग होना या उसका लाभ उठाना क्या कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। इस परिभाषा से तो आप अच्छी तरीके से परिचित हैं। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पर। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? मोटेड, मोटम, मूव या मूट। तो किस शब्द से हुई है? मोटेड, ठीक है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? मोटम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका प्रेरणा के प्रकार हैं। हमने आपको कई बार बताया कि प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रेरणा के आपके कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो प्रेरणा के आपके 2 प्रकार होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, प्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास, क्या सजीव प्रयास है या कथन किसका है? गुड का, लॉवेल का, एवरिल का या वुडवर्थ का? तो यह कथन किसका है? एवरिल का है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, व्यक्तित्व में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा ना करने के लिए बाध्य हो जाता है। यानी ये आपका 2015 का है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और ये मैं आपको जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने करवाए थे उसमें ये आपको मैं बता चुकी हूँ। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में ये प्रश्न आपका आया हुआ था कि वह तो व्यक्ति के, ये आपका आंसर है, लेकिन वहाँ पे था कि इसे क्या कहते हैं। तो व्यक्ति के विद्यमान व शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा, संवेदना, अभिसरण या प्रतिगमन। तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। तो ये आपका प्रश्न आया था कि अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आया था, ठीक है। और वो प्रश्न आपका 2021 में पूछा गया था। अब ये देखिए 2015 में, इसलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि आपके ज़्यादातर प्रश्न उसी से आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अवधान मुख्यतः प्रकार का होता है, यानी अवधान कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 5 या 7 प्रकार का। तो अवधान आपका कितने प्रकार का होता है? अवधान आपका 2 प्रकार का होता है, ठीक है। ध्यान और रुचि। आगे बढ़ते हैं। अभिरुचि मुख्यतः प्रकार की होती है, यानी अभिरुचि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 5 प्रकार की या 7 प्रकार की। तो अभिरुचि आपकी कितने प्रकार की होती है? ये भी 2 प्रकार की होती है। आगे बढ़ते हैं 86 प्रश्न पर। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है या कथन किसने कहा है? स्काउट का, पॉवेल का, क्रो एंड क्रो का या मन का? ठीक है, तो यह प्रश्न किसका है? स्टाउट का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है, स्मृति का अंग नहीं है। कौन सा अंग स्मृति का नहीं है? सीखना, धारण करना, चिंतन करना या उसकी पहचान करना। तो आपको पता है स्मृति का अंग कौन सा नहीं है? तो स्मृति का अंग नहीं है, देखो आपको पता है, सीखना, धारण करना, फिर उसकी उसकी पहचान करना, ये आपकी स्मृति के 3 अंग हैं। लेकिन कौन सा नहीं है? चिंतन। चिंतन आपका स्मृति का अंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 88 प्रश्न है, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व से में धारण याद किए गए सामग्री को पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, यानी उसको फिर से उसको याद नहीं आता है, वही चीज़ जो सीखी हुई चीज़ वो उसको दोबारा नहीं याद कर पाता है या दोबारा उसके ध्यान में नहीं आता है।
तो उसे हम क्या कहते हैं। इसको भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, ये 2015 में आया है और इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं और ये बहुविकल्पी भी और लघु में भी पूछे जाते हैं। क्या है शमन, दमन, विस्मरण या समंजन। ये भी आपको प्रश्न रट गया होगा अगर आपने मेरे अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखा होगा, अति लघुत्तरीय प्रश्न वाली वीडियो देखी होगी, दोनों वीडियो देखी होंगी और आपने कल का बहुविकल्पी प्रश्न देखा होगा, तो आपको ये तुरंत आपने इसका आंसर दे दिया होगा कि इसे क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, विस्मरण कहते हैं। यानी कि आपने जो पहले ज्ञान सीखा हुआ है या जो आपने पहले ज्ञान धारण किया हुआ है, जब दोबारा उसको अपनी मेमोरी में या अपने दिमाग में नहीं ला पाना, नहीं याद आना, आपने जो पहले सीखा उसको आप याद नहीं कर पाते हैं कि अरे क्या था, ऐसे भूल जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, विस्मरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी है। बॉडिंगटन ने, कॉर्नेल ने, बाउले ने या वॉलिस ने। यह किसने दी है आपको, तो यह दी है बाउले ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है। सांख्यिकी का जन्मदाता किसे कहते हैं, ऑकेनवॉल को, कैंडॉल को, बाउले को या टेट को। तो किसे कहते हैं, ऑकेनवॉल को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करती है। अगला है, सांख्यिकी किसी समस्या के केवल संख्यात्मक स्वरूप का अध्ययन कर सकती है। सा है आपका, सांख्यिकी के नियम दीर्घकाल तथा औसत रूप में सत्य होते हैं। अगला है, सांख्यिकी केवल साधन है, समाधान नहीं है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा सत्य नहीं है। तो सत्य क्या नहीं, सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करती है। ऐसा नहीं है कि सांख्यिकी केवल व्यक्तिगत इकाइयों का ही अध्ययन करती है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है, आई का अर्थ है, यानी आई का अर्थ क्या होता है, L1 माइनस L2 या L2 माइनस L1 या L1 इंटू L2 या L1 प्लस L2। तो क्या होता है इसका आंसर, तो आई बराबर होता है L1 माइनस L2। क्या होता है, L1 माइनस L2, सॉरी L2 माइनस L1। आई बराबर क्या होता है, L2 माइनस L1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, चित्रलेखों द्वारा आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की विधि को विकसित किया था। किसने विकसित किया था, ऑकेनवॉल ने, डॉक्टर ओटोन यूरक ने, सिम्पसन ने या टेट ने। किसने किया था, सिम्पसन ने, सॉरी सिम्पसन नहीं, डॉक्टर ओटो न्यूरक ने किया था। किसने किया था, डॉक्टर ओटो न्यूरक ने किया था। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा माध्य स्थिति माध्य है, यानी पॉजिटिव एवरेज होता है। कौन सी माध्य स्थिति क्या होती है, माध्य होती है। हरात्मक माध्य, माध्यिका, समांतर माध्य या गुणोत्तर माध्य। तो कौन सी होती है, माध्यिका। माध्यिका जो होती है वो क्या होती है, माध्य स्थिति माध्य है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, श्रेणी का प्रत्येक पद गणना में सम्मिलित होता है। तो श्रेणी का प्रत्येक पद गणना में सम्मिलित होता है कौन सा, बहुलक में, समांतर माध्य में, मध्यिका में या सभी में। तो क्या होता है, समांतर माध्य में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है, यदि 3, 4 और x और 8 की माध्यिका 5 हो तो x का मान ज्ञात करो। ये आपको सॉल्व करना है। मैं आपको समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक ये सब निकालना एक अलग वीडियो में बताऊंगी अच्छे से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं अच्छे से सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर कम है। तो मैं आपको इसकी एक अलग से वीडियो बनाकर आपको अच्छे से समझा दूंगी। तब तक के लिए आप इसका आंसर जान लीजिए क्या होता है, 6 होता है। इसमें क्या निकालना होता है, माध्यिका बराबर होता है माध्य का योग बटे संख्या, ऐसे आपको निकालना होगा। तो मैं इसको आपको समझाऊंगी एक अलग वीडियो बनाकर कि समांतर माध्य, क्योंकि इसमें से आपका एक प्रश्न आना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये जरूर बताऊंगी ताकि आप का जो नंबर है वो छूटे नहीं, क्योंकि ये आपका 2 नंबर में आएगा। तो 2 नंबर आपका ये लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है, इसलिए 2 नंबर का होगा। तो ये आपको पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाकर आपको बताऊंगी कि IQ कैसे निकालते हैं या बुद्धि लब्धि, समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। अगला प्रश्न है आपका, संख्या का माध्य 15 पाया गया है। यदि 2 संख्या 10 है तथा 12 निकाल दें तब 6 संख्याओं का माध्य होगा। तो इसका आंसर आपका आएगा 15।
इसको भी मैं आपको अलग वीडियो में जब बताऊंगी, ठीक है। समांतर माध्य की गणना के लिए वर्गांतर होने चाहिए, समान होने चाहिए, समावेशी होने चाहिए, असमान होने चाहिए, उपरोक्त सभी संभव होने चाहिए। तो कैसे होने चाहिए? सभी होने चाहिए, समान भी होने चाहिए, समावेशी भी होने चाहिए और समान भी होने चाहिए, सभी तरीके के होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यदि समांतर माध्य और बहुलक, क्या क्या है प्रश्न आपका? यदि समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः 35.4 तथा 32.1 है तब मध्यिका है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 34.3। ये सब मैं आपको निकालना सिखाऊंगी कि मध्यिका कैसे निकालते हैं, समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, सब अच्छे से समझाऊंगी। एक इसकी अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें से आप पढ़ लीजिएगा, और ये आपके आते जरूर हैं, इसलिए इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस माध्य की गणना में श्रेणी का प्रत्येक मूल्य सम्मिलित नहीं होता है? हरात्मक माध्य में, समांतर माध्य में, बहुलक में या गुणोत्तर माध्य में? अभी उसमें पूछा गया था कि किस माध्य की गणना में श्रेणी का प्रत्येक मूल्य सम्मिलित होता है। अब यहाँ पर पूछ लिया गया है कि सम्मिलित नहीं होता है, तो किस माध्य में सम्मिलित नहीं होता है ये पूछा गया है। तो आपको पता है बहुलक में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। औसत गति, चलन वेग आदि की गणना में प्रयुक्त होता है हरात्मक माध्य, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य या उपयुक्त सभी? तो कौन सा होता है? हरात्मक माध्य होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित आकार का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित आकार का बहुलक ज्ञात कीजिए, तो इसमें आपका क्या आंसर होगा? इसमें आंसर आपका होगा, देखिए बहुलक बहुत आसान है इसलिए मैं आपको समझा दे रही हूँ, ये आपको ऐसे ही समझा कर भी समझ में आ जाएगा। बहुलक में क्या होता है, ये जो आपकी संख्या दी है इसमें से सबसे ज़्यादा जो संख्या होती है उसी को हम बहुलक कहते हैं, ठीक है। वो वही बहुलक मान होता है। जैसे आप देखिए 3 आपका केवल एक बार दिया है, और 4 आपका कितनी बार दिया है? 4 आपका एक बार दिया है, और 1 आपका भी एक बार दिया है, 2 आपका भी एक बार दिया है, और क्या है? 7 आपका 2 बार दिया है। कितनी बार दिया है? 7 आपका 2 बार दिया है। फिर आपका बचा 5 भी आपका एक बार दिया है। 9 कितनी बार दिया है? एक बार दिया है। 8 कितनी बार दिया है? एक बार दिया है। और 6 देखिए आपका कितनी बार दिया है? 3 बार दिया है, ठीक है। कितनी बार दिया है? 3 बार दिया। तो आप देख लिए होंगे कि सबसे ज़्यादा क्या है? 6 आपका 3 बार दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। बस बहुलक निकालना बहुत आसान है, जो संख्या सबसे ज़्यादा होगी वही आपका बहुलक होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? यानी पदों के योग में जो पदों की संख्या से जो भाग देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम माध्य कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, देखिए ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, 2015 में पूछे गए थे, अब 2021 में स्टार्ट हो रहे हैं प्रश्न, तो इन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? स्टेनले हॉल का, स्किनर का, ब्रूनर का, क्रो एंड क्रो का? तो ये स्किनर ने कहा है कि बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये किसने कहा है? ये कई बार पूछा गया है, ये 2017 में भी पूछा गया था, 2019 में भी पूछा गया था, और अब देखिए 2021 में भी पूछा गया है। क्या पूछा गया है? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसका है? विलियम जेम्स का, अरस्तु का, वॉटसन का या प्लेटो का? तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये वॉटसन ने कहा है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है जेपी वॉटसन ने ही इनको व्यवहारवाद का जनक भी कहा गया है, ठीक है। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का जनक भी कहा गया है, इसलिए इसको वॉटसन साहब ने क्या कहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। तो आपको बुद्धि लब्धि का सूत्र अच्छे से याद हो गया होगा। अभी मैंने आपको एक प्रश्न करवाया, उसमें भी बताया कि आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु, क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है, ठीक है। यहाँ पे वास्तविक आयु की जगह पर कभी कभी शारीरिक आयु भी लिखा होता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, शारीरिक आयु भी आप लिख सकते हैं। वास्तविक आयु मतलब शारीरिक आयु होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसका क्या आंसर है? देखिए कहाँ पर लिखा है, हाँ ये देखिए, मानसिक आयु आईक्यू बराबर क्या होता है? आपका सा उत्तर आपका सही है, लिखा है आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। यही आपका आंसर सही है, और इसको आप रट लीजिए क्योंकि आपके टेट में आएगा, और ये इस बार जो टेट का पेपर हुआ था 2021 में, उसमें भी ये पूछा गया था।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से है, यह कथन किसका है? तो गैरिसन का, कुक का, वुडवर्थ का या स्किनर का? तो क्या कहा गया है कि बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध यानी जो प्रत्यक्ष संबंध है वो बाल व्यवहार से है, यह किसका है? यह जो है आपका गैरिसन का है। ये गैरिसन ने ये कहा है कि बाल विकास जो है वो प्रत्यक्ष संबंध जो है वो बाल व्यवहार से है, ये गैरिसन का है। अगला प्रश्न है आपका, जीन पियाजे ने बालक में के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? ये आपको कई बार मैंने बताया, अब मैं आपको कई बार इतनी बार मैं बता चुकी है। अगर आपने मेरे अति लघु उत्तरीय प्रश्न का जो वीडियो है, अगर दोनों वीडियो देख लिए हैं और बहुविकल्प के भी ये दोनों वीडियो, कल का और आज का अगर वीडियो आपने देख लिया है, तो आपको ये प्रश्न तो रट ही गया होगा कि जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। और वो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, अब वो भी आपको याद हो गई होंगी। तो मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वीडियो कैसी लगी, मैं कैसा पढ़ाती हूँ, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। और मैं आपको माध्यिका, बहुलक, समांतर माध्य, IQ ये सब निकालना एक वीडियो बना दूंगी इस पर कि माध्यिका कैसे निकालते, बहुलक कैसे निकालते, समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो आपके बहुविकल्पी ये 15 नंबर का होता है, ठीक है, ये आपके 15 नंबर के होते हैं। अगर आप 15 नंबर ऐसे ही ले आएंगे तो आपको पास होने का फेल होने का डर नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप अगर मेरी दोनों वीडियो देखे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपके 15 नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। आप अगर मेरी वीडियो देख लिए हैं, आपने जो अति लघु उत्तरी अगर आपने नहीं देखा है तो आप अति लघु उत्तरी यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की जो वीडियो बनाई है वो भी दोनों देख लीजिए। और आप बहुविकल्पी प्रश्न की भी वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर बहुत इजी आता है, बहुत ही बाल विकास पेपर बहुत ही इजी है। इसमें कुछ ही टॉपिक होते हैं, जैसे कि आपका बाल विकास हो गया, बुद्धि लब्धि हो गया, और बाल विकास में जैसे कि आपको शैशवावस्था है, जितनी तीनों अवस्थाएं अच्छे से पढ़ लेनी है। और अवस्थाओं की परिभाषा पढ़ लेनी है कि कौन सी अवस्था किस जो है वर्ष की होती है, इसको पढ़ लेना है, ठीक है। और आपको कुछ अधिगम के भी क्वेश्चंस पढ़ने हैं। और क्या होता है, और अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, ये तो डीएलएड का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको तो अच्छे से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अधिगम स्थानांतरण है, सामाजिक विकास कैसे होता है, संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, ठीक है, शारीरिक विकास कैसे होता है। यही कुछ गिने चुने आपके जो टॉपिक हैं, 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपका प्रश्न बहुत आता है। और अगर आप इतने टॉपिक पढ़ लेंगे तो आप 90+ आराम से लेकर आएंगे। और बाकी मैं तो हूँ ही आपको बताने के लिए। तो प्लीज़ मैं कैसा पढ़ाती हूँ, मेरी वीडियो कैसे लगती है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। और मैं इतनी मेहनत करती हूँ तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है, प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए मेरी वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।